चलिए आज का अपना टॉपिक है स्पोर्ट्स, मध्य प्रदेश में खेलकूद। ठीक है, स्पोर्ट्स। चलिए सभी आ गए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, तो चले स्टार्ट करें अपन। हाँ, तो सबसे पहले देखिए स्पोर्ट्स में या कोई भी चैप्टर में सबसे पहली बात यही आती है कि एग्जाम में क्या आएगा। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कुछ आइडिया है कि यदि स्पोर्ट्स आप तैयार करते हैं तो क्या क्या पढ़ के जाएंगे। देखो अपन तैयारी काय की कर रहे हैं, एमपीपीएससी की, है ना। अपने को यह देखना है कि इस पर्टिकुलर परीक्षा में उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे हैं और क्या आते हैं, है कि नहीं। तो देखो स्पोर्ट्स को आप सबसे पहले तो दो पार्ट में डिवाइड करो। एक हो गया स्टैटिक जीके। स्टैटिक से मतलब क्या, वो सारी बातें जो हमेशा फिक्स रहती है ना, जैसे ट्रॉफीज के नाम, ठीक है कि नहीं, या खिलाड़ियों के बारे में जानकारी, है ना। और दूसरा पार्ट क्या हो गया, करंट अफेयर्स, यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एट प्रेजेंट में घटने वाली घटनाएं, है ना। लेकिन अपने को जब तैयारी करना है तो काय के लिए करना है, एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए। वैसे देखो मैं तुमको एक आइडिया बताता हूं, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स की बात करो, है ना, या स्पोर्ट्स की बात करो, हिस्ट्री की बात करो, हमेशा तैयारी करने के पहले पुराने जो सॉल्ड पेपर होते हैं ना उनकी जरूर रिवीजन लगाया करो। आपने स्पोर्ट्स में जो बोला गलत तो नहीं बोला है, लेकिन क्या है एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अलग चले गए। देखो अपने यहां पर यदि अपन एमपीपीएससी की बात करो तो बहुत ज्यादा वेटेज काय का होता है, स्टैटिक जीके का। अप्रॉक्सीमेट 60% मान लो इसको, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, और 40% आते हैं आपके करंट से। सही है, क्लियर हो गई बात। तो करंट वाला पोर्शन तो अपन करंट का जब पढ़ेंगे उसमें करेंगे। आज अपन निपटाएंगे कौन सा या कौन से पार्ट की बात करेंगे, स्टैटिक जीके की, है ना, ये सारी बातें। अब देखो इसको करने का भी तरीका क्या कि पहले आपने पुराने पेपर्स को स्टडी करा हो कि किस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो देखो एमपीपीएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कौन से आए हैं, मध्य प्रदेश के स्टेडियम से रिलेटेड, है कि नहीं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आए हैं, मध्य प्रदेश के स्टेडियम से रिलेटेड, कि एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा, इस तरह की बातें, या किस पर्टिकुलर सिटी में कौन सा स्टेडियम है। तो सबसे पहले तो आप स्टेडियम पे ध्यान दो। दूसरा जो रहता है इसके फेमस प्लेयर्स, है कि नहीं। अब देखिए कोई भी गेम में प्लेयर्स तो ढेर सारे होते हैं, तो सबसे पहले तो क्या है, एमपी स्पेशल के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्रिकेट के खिलाड़ी। और दूसरा जो कॉमन खिलाड़ी रहते हैं वो कौन से, जो एट प्रेजेंट में न्यूज में रहे। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई खिलाड़ी है, वो नेशनल चैंपियनशिप जीत जाए तो वो अपने लिए बहुत काम का हो जाता है, या इंटरनेशनल कोई चैंपियनशिप जीत ले, है कि नहीं। तो ध्यान रखना प्लेयर्स में कौन से है, जो क्रिकेट के सबसे खिलाड़ी जो फेमस है वो तो हैं, दूसरे गेम के भी हैं, हॉकी के भी हैं। हाँ, जैसे इनने तीरंदाजी आर्चरी की बात करी। देखो अपने पीएससी का यदि पैटर्न देखें तो क्रिकेट का बहुत ज्यादा वेटेज है। तीरंदाजी से अपने खिलाड़ी जब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई बड़ा अवार्ड जीते ना तो वो काम के, तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि नहीं, है ना। राइफल शूटिंग की बात करो, रेसलिंग की बात करो, साइकिलिंग की बात करो, बैडमिंटन की बात करो, टेनिस की बात करो, तो सब में यही फैक्ट आता है कि अपने आगे खिलाड़ी यदि नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर आए तो ये अपने काम के है ना, पर वो भी न्यूज में। अब जैसे क्रिकेट के एक फेमस खिलाड़ी हो जाते हैं मुश्ताक अली, ध्यानचंद, रूप सिंह, तो ये हमेशा न्यूज में रहते हैं, इनके नाम पर अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो प्लेयर्स में क्या है, एक तो बहुत एमिनेंट टाइप के प्लेयर और प्रेजेंट टाइम में जो न्यूज में रहे, सभी नहीं। तो इनको क्या ट्रेस करने का तरीका बता रहा हूं। वैसे तो जो अपन लिखेंगे पढ़ेंगे ये भी कर लोगे तो काफी काम हो जाएगा आपका, है ना। फिर इसके बाद अपन आगे चलें तो जैसे अब देखो बात करो ट्रॉफीज की, तो ट्रॉफीज का बहुत ज्यादा वेटेज आपके अदर एग्जाम एसएससी वगैरह इनमें रहता है। यहां पर क्या है, कमी ट्रॉफीज आती है। पिछले यदि आप 6-7 साल का रिकॉर्ड देखें तो एक ही क्वेश्चन आया था कि होलकर ट्रॉफी किस गेम में दी जाती है, तो ब्रिज ताश का एक गेम होता है उसमें दी जाती है। ये एक क्वेश्चन आया था पिछले यदि अपन बात करें 2013 से लेकर अभी तक की ट्रॉफीज से रिलेटेड। तो सबसे पहले अपने को स्टेडियम, प्लेयर्स, फिर जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में,
जैसे कि एमपी की टेबल टेनिस एसोसिएशन का हेड ऑफिस कहाँ है ना, बैडमिंटन का कहाँ पर है। और उसमें दो बातें कि एक तो उसका हेड ऑफिस कहाँ है, दूसरा वो इस्टेब्लिश कब हुई थी, उसकी डेट। तो मैं आपको सब लिखवा ही दूंगा अभी, ये है कि नहीं। तो ये सब तो अपन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और बड़ी चीज बच जाती है, स्पोर्ट्स के फैक्ट्स। अरे सिंपल, रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश में कब से शुरू हुई, सही है। हॉकी का गढ़ किसको कहा जाता है कि नहीं। ऐसे महत्वपूर्ण अपने फैक्ट्स। थोड़ा क्या आपको फैक्ट्स करने में दिक्कत जाती है क्योंकि ये रैंडम होते हैं। ये आप एक बार स्टेडियम के बारे में एक बार में जानकारी निकाल लोगे, प्लेयर्स के बारे में निकाल लोगे, है कि नहीं। तो फैक्ट्स में आपको सबसे पहले फैक्ट्स ही करवा देता हूं, फिर अपन स्टेडियम वगैरह पर आएंगे, है ना। तो ये रैंडम वाले रहते हैं। तो लिखो मध्य प्रदेश के खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चलो सबसे पहला यही। अच्छा, मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी कब से शुरू हुई, 1934। नोट कर लें। सबसे पहले अपन लिख रहे हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण बिंदु, 1934। यहां से मध्य प्रदेश ने क्या करा है, रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करना शुरू करा है। रणजी ट्रॉफी 1934 से प्रारंभ हुई, पार्टिसिपेट करना शुरू करा अपनी टीमों ने। वैसे रणजी ट्रॉफी का वेटेज क्या होता है कि यदि आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तो फिर आपको नेशनल चैंपियनशिप में ले लिया जाएगा, सही है ना। तो इसलिए इसका काफी महत्व होता है किसी भी राज्य के लिए। अब रणजी ट्रॉफी में अपन कब विजेता रहे, तो लिख लो मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी में 1998-99 में उप विजेता रहा था, यानी सेकंड आए थे। कब, 1998-99 में। ये दोनों फैक्ट रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड याद रखना, लिख ही लो। हाँ, इस समय कैप्टन चंद्रकांत पंडित। कब, जब 98-99 में जीते थे। वैसे इतना डीप में संभावना कम है। चंद्रकांत पंडित ये उस वक्त कप्तान थे। तो ये दो फैक्ट याद रखना, आराम से याद हो जाएंगे। 34 में स्टार्ट करा है, 1998-99 में मध्य प्रदेश नंबर 2 पर आया था, है कि नहीं। क्लियर हुई यहां तक। चलो अब लिखो, मध्य प्रदेश में 1962 में कुछ आपको याद है क्या हुआ था, महत्वपूर्ण बात। 1962 में पहली बार राष्ट्रीय खेल, नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल स्पोर्ट जो होते हैं अपने पूरे इंडिया के खेल आयोजित किए गए थे। यानी भारत की जितने भी अलग अलग मैचेस हैं, जितने भी गेम्स हैं, प्लेयर हैं, तो सबसे पहली बार राष्ट्रीय खेल कहां पर हुए थे, जबलपुर में। ईयर क्या है, 1962। अब देखो आपको एक चीज और बता देता हूं। देखो इस तरह के फैक्ट्स क्या है, अभी तो क्लास चल रही है, आपके लिए करना थोड़ा मुश्किल रहता है। बेस्ट तरीका यह भी रहता है कि अपना एक ऐप रहे, AJIAS एकेडमी। तो इसको आप क्या है, डाउनलोड कर लेना। तो यहां सब आपको नोट्स वगैरह सब फ्री मिलते रहेंगे। चैनल है अपना AJIAS एकेडमी यूट्यूब पर ही, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर ही देना। तो इससे क्या है, आपको इस तरह का अपग्रेड मिलते रहेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, फैक्ट्स में भी कई बातें बढ़ेगी, तो इजी रहेगा आपके लिए। और वैसे भी सब फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, यूट्यूब को, एंड देन इसको डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पे सब अवेलेबल है। चलिए ठीक है ना, आगे अपन चलते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो, हॉकी की नर्सरी। ये तो बताना चाहिए आपको कि हॉकी की नर्सरी किसको बोलते हैं, है ना। आप पढ़ाई करो, मैंने बता चुका हूं ये। जब अपन ने शहरों के उपनाम पढ़े थे तो हॉकी की नर्सरी है सिवनी, सिवनी जिला। ऐसे फैक्ट्स आते हैं। अब देखो ये दो एंगल से काम में आता है। आपको या तो शहरों के उपनाम में पूछ सकता है, या फिर काम में हो गया ये स्पोर्ट्स में। तो हॉकी की नर्सरी, यहां पर अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये ध्यान रखना हॉकी के प्लेयर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, हॉकी का गढ़। हॉकी का गढ़, तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो हॉकी का गढ़ कहलाता है, ग्वालियर। देखो यहां कई सारे क्लब हैं, भोपाल में भी हैं,
और जिन्होंने हॉकी को क्या है परंपरागत रूप से उसको आगे बढ़ा के रखा था, है ना। एक दो के नाम लिख ही लो जो अपने काम आ जाए। लिख लो भगवंत क्लब ग्वालियर, भगवंत क्लब लिखो, भोपाल हॉकी क्लब। ये दो तो महत्वपूर्ण हैं, इन्हें काफी कंट्रीब्यूशन दिया इन क्लबों ने। चलो अगले फैक्ट पर आते हैं। हाँ, खेल राजधानी कौन है मध्य प्रदेश की? खेल राजधानी इंदौर, बिल्कुल राइट है। चलो अब अपन और चलते हैं। अब आता है खेल नीति, स्पोर्ट्स पॉलिसी, काफी महत्वपूर्ण खेल नीति। तो आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति कब बनी थी? मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति कब? हाँ ऑनलाइन वाले बताएं जरा। 1989 में। तो खेल नीति कब बनी थी सबसे पहली? 1989 में। अब देखो खेल नीति से कहने का मतलब क्या कि ज्यादा से ज्यादा जो अपने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं इनको जो है आगे बढ़ाना, स्कूल कॉलेजों से खिलाड़ियों को सर्च कर लेना, अच्छे टैलेंटेड लोगों को, है कि नहीं। दूसरा कि अपने मध्य प्रदेश के लोग ओलंपिक में अच्छा कोई परफॉर्म करके आए। एक दो लोग हैं भी जो ओलंपिक तक पहुंचे भी, पप्पू यादव, ये इंदौर के ही रहने वाले हैं, ये ओलंपिक तक पहुंचे 2-2 बार, है कि नहीं। तो इस तरह से खेल नीति क्या बनाना कि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, शहरों में हो, लोगों को मौका मिले गेम का, उसको महत्व भी समझें, और खास तौर से क्या ओलंपिक तक पहुंचे या मिनिमम कॉमनवेल्थ गेम, नेशनल चैंपियनशिप जीतें, ऐसा। तो वो सारे नियम काय के अंतर्गत आएंगे? खेल नीति के लिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दी, इसकी डिटेल्स क्या इसकी जरूरत अपने को फिलहाल नहीं है, प्री में तो कम से कम नहीं है। पर देखो अब ये खेल नीति है 89 की, आप समझते हैं काफी पुरानी हो चुकी है। तो प्रेजेंट में कौन सी लागू है? जो 2005 में बनी थी। चाहो तो इसकी डेट आ जाती है 30 जून 2005। ईयर जरूर याद रखना, डेट शायद ना पूछे, ईयर जरूर पूछेगा। तो वर्तमान में कौन सी खेल नीति चल रही है? 2005। अब लिखो नेक्स्ट, पायका योजना, छोटा सा हेडिंग है, पायका, PAYKA, पायका स्कीम। तो देखो यदि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया तो आपसे बस इतना ही पूछेगा कि पायका योजना किससे रिलेटेड है ना। तो आपके लिए बस क्वेश्चन इतना बनता है कि पायका योजना का रिलेशन किससे है। क्लियर? बस आप इतना ध्यान रखना। वैसे अपने को गवर्नमेंट की स्कीम्स भी पढ़ना है आगे, मध्य प्रदेश सरकार की। तो पायका योजना क्या है? रूरल एरियाज में, गांवों में क्या होना है? गेम्स के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ठीक है ना। पायका योजना का मतलब क्या है कि गांवों में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, काय के लिए? स्पोर्ट्स के लिए। तो नोट कर लो कि पायका योजना काय के लिए? गांवों में खेलों के लिए एक अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। अब आता है नेक्स्ट, युवक मंडल। एक और लिख लो, युवक मंडल। ये इंग्लिश हिंदी में कॉमन ही रहेगा, युवक मंडल। तो ये काय के लिए है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, व्यक्तियों को स्पोर्ट्स में जोड़ा जाए। मतलब ये कुछ 10-15 लोगों की एक टीम होगी जो गांव में जाकर क्या करेगी? सर्च, और वहां पर जो भी अच्छे प्लेयर्स हैं किसी भी गेम के, चाहे टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन, क्रिकेट, एनीथिंग, उनको क्या करेगी? आगे प्रमोट करेगी। तो युवक मंडल का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण लोगों को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना। ऐसा समझो, मान लीजिए युवक मंडल में 15 लोग हैं, इनने किसी गांव में गए, कोई क्रिकेट मैच किया, है ना, और उसमें देख लिया नहीं यार इस गांव के ये 2-3 अच्छे बच्चे टैलेंटेड हैं, तो उनको फिर आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि टैलेंटेड लोग तो सब जगह होते हैं, ऐसा नहीं। तो युवक मंडल का भी ध्यान रखना। देखो इसमें क्वेश्चन इतना बचेगा कि पायका योजना किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से। तो स्पोर्ट्स आपको टिक करना है, थोड़ा मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, है ना, और कुछ नहीं। या युवक मंडल, वैसे इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे युवक मंडल वाले पटवारी, पुलिस, इनमें ज्यादा आते हैं। अपन एमपी का चल रहा है, एसएससी नहीं, उसमें क्या ट्रॉफीज आती है। अपने एमपी की पीएससी में मैंने देखा ट्रॉफीज के क्वेश्चन काफी कम है, उससे बहुत ज्यादा काय के आते हैं स्टेडियम के। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स नहीं कर पाए, तो आखिरी टाइम में स्पोर्ट्स में स्टेडियम करके चले जाओ, और किस्मत यदि ठीक ठाक साथ दे जाए तो काम हो जाता है। और वैसे तो अपन अभी ही पढ़ लेंगे ना, तो इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस से ही तुम याद रख लोगे
जो मतलब के फैक्ट्स हैं, मुश्किल से 10 भी नहीं बनेंगे पूरे, सही है ना, कुछ एक तो आपको वैसे ही याद होंगे, ठीक है ना। पाई का योजना हो गई। अब आते हैं सबसे पहला मैच अपने एमपी में कहां पर आयोजित हुआ था, उसका नाम क्या था। मध्य प्रदेश का सबसे पहला या सबसे पहली क्रिकेट प्रतियोगिता 1913 में, सोच सकते हैं कब की बात हो रही है, 1913 में डेली शील्ड के नाम से, कर्नल डेली शील्ड, कर्नल थे कर्नल डेली, तो डेली शील्ड के नाम से प्रारंभ हुई थी। यह मध्य प्रदेश का सबसे पहला क्रिकेट मैच है। ट्रॉफी का नाम क्या है, डेली शील्ड। कब हुई थी ये, 1913 में। इंदौर में डेली कॉलेज स्कूल है एक, तो कर्नल डेली ने उसको स्टेब्लिश करा था, उन्हीं के नाम पर है ये, तो ये ध्यान रखना, ये फैक्ट है ना। एक और आते हैं, थोड़ा और अपन पीछे चलते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला क्लब, तो वो था कौन सा, पारसी क्रिकेट क्लब। पारसी क्रिकेट क्लब, ओल्डेस्ट, फर्स्ट, कब बना था आप इमेजिन कर सकते हैं, 1819, 1890 ये, 1990 नहीं है, सही है। कितना पुराना है पारसी क्रिकेट क्लब। पारसी क्रिकेट क्लब ये धीरे धीरे चेंज होते होते अब जो है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। इंदौर का ही है वैसे मूल रूप से, इंदौर। अच्छा, हेड ऑफिस कुछ जानना चाह रहे हैं, इंदौर, हाँ इंदौर में ही हुआ था मैच, डेली शील्ड मैच हुआ डेली शील्ड का, और इंदौर में हुआ था। उस वक्त मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस तो नहीं होते होंगे, है ना, 1913 में तो वनडे मैच ही होगा ये, ठीक है यहां तक। और कुछ बचा है, चलो फिर अब संस्था वाले में करेंगे। अब आ जाओ काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा, अपने स्टेडियम। देखो जैसा मैंने अभी कहा कि यदि आप स्टेडियम के बारे में भी जानकारी रख के जाएंगे तो भी आपको एग्जाम में काफी बेनिफिट मिलेगा, है कि नहीं। एमपीपीएससी में किसी की भी तुलना में, कोई से भी हेडिंग की तुलना में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, स्टेडियम से रिलेटेड। आपको मैंने हेडिंग बताया, खिलाड़ियों के बारे में जानना है, फैक्ट्स पढ़ना है, फिर अलग अलग अपनी एसोसिएशन से उनके एस्टेब्लिशमेंट डेट, हेड ऑफिस। पर यदि अपन देखें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, तो वो क्या है, स्टेडियम, है कि नहीं। तो अपन इंदौर से शुरू करते हैं। तो पहले आप बताओ इंदौर में कौन कौन से स्टेडियम है। चलिए हाँ सही है, लिखो पहले इंदौर के लिख लो स्टेडियम, लिखो पहला नेहरू स्टेडियम, लिख लो नेहरू स्टेडियम, उसके सामने लिख लो इंदौर। 10-12 अपने को कवर करने मेन। नेहरू स्टेडियम इंदौर, आई थिंक आपने देखा होगा, ठीक है। अब दूसरा लिखो होलकर स्टेडियम, या इसी का नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है इस स्टेडियम का, ऊषा राजे सिंधिया। ये दोनों और बास्केटबॉल के पास में ही हैं, दोनों पड़ोसी हैं, बट नॉट, ये बास्केटबॉल नहीं है। होलकर स्टेडियम या ऊषा राजे सिंधिया एक ही चीज है ना। लोग क्या सिंधिया देख के कंफ्यूज होने लगते हैं कि ग्वालियर में होगा, ग्वालियर में नहीं, इंदौर में, ऊषा राजे सिंधिया। ये दोनों स्टेडियम कहां पर है, इंदौर में। और इन दोनों का एक बहुत बड़ा मेरिट कि दोनों इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम है। मध्य प्रदेश में 3 ही है, 3 में से 2 कहां पर है, इंदौर में, सही है ना, ये ध्यान रखना। देखो इंटरनेशनल स्टेडियम कहां, जहां पर कुछ भी इंटरनेशनल मैचेस हो। और ये भी ध्यान रखना, ये दोनों काय के स्टेडियम है, क्रिकेट, तो ये दोनों इंटरनेशनल लेवल के हैं। 3 ही है बस, ये ध्यान रखना, कई जगह कुछ गलत जानकारी भी दे रखी है, ऐसा नहीं है, 3 ही है। अपन बात करते हैं, वहां पर चलेंगे ना, तीसरा कौन सा अपन आते हैं। पहले इंदौर का अपन काम कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी एक और बहुत बड़ा मेरिट बाकी है, अभय प्रसाल। तीसरा नाम लिखो, अभय प्रसाल। और अभय प्रसाल का मेरिट क्या, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, इंडोर गेम्स के लिए। अरे बैडमिंटन समझते हैं आप, इंडोर गेम है, तो ध्यान, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो काय के लिए है, इंडोर गेम्स के लिए। तो इंदौर के तीनों स्टेडियम काफी महत्वपूर्ण है। एक और अब बात कर रहे थे तीसरा इंटरनेशनल कौन सा, तो भी निपटा ही लेते हैं, कर ही लेते हैं उसको भी। वो कौन सा आप बताएं पहले, रूप सिंह, है ना, लिख लो रूप सिंह स्टेडियम। और आप बहुत अच्छे से जानते हो रूप सिंह जी कौन है, और ये स्टेडियम उनके नाम पर कहां है,
कहाँ है? ग्वालियर, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। और ये तीसरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो है स्टेडियम है। अब देखो और तुमको एक विशेषता और बता ही देता हूं। रूप सिंह स्टेडियम की विशेषता क्या? फ्लड लाइट, फ्लड लाइट स्टेडियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं दूधिया रोशनी। तो यहां पर डे नाइट मैच हो सकते हैं। फ्लड लाइट लिख लो, यहां पर फ्लड लाइट की सुविधा है, दूधिया रोशनी की सुविधा है। एक और स्टेडियम में है दूधिया रोशनी की सुविधा, बताओ कौन सा? वही सही है, उषा राजे सिंधिया या होलकर में भी लिख लो। फ्लड लाइट की सुविधा मध्य प्रदेश के 2 ही स्टेडियम में है। दूसरा कौन सा? उषा राजे सिंधिया या होलकर स्टेडियम, है ना, नोट कर लो। ये बस ऐसे फैक्ट्स ही आते हैं। एक नेहरू स्टेडियम और दूसरा उषा राजे। अभय प्रसाद सबसे बड़ा इंडोर है ना, जिसको बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब चलते हैं अपन भोपाल, है ना। चलो लिखो, सबसे पहला तात्या टोपे स्टेडियम। हाँ, क्या विशेषता इसकी? लिखो, यहां पर खेल संग्रहालय है, स्पोर्ट्स म्यूजियम स्थित है। इसके अंदर क्या है? स्पोर्ट्स म्यूजियम। वो ध्यान रखना, अपने जो एमपी के अवार्ड मिलते हैं ना, विश्वामित्र अवार्ड, एकलव्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, तो ज्यादातर मोस्टली इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर होता है? यहीं पर। ज्यादातर 100% नहीं, मैंने अभी तक कई बार इसमें पढ़ा है कि यही नाम आता है। न्यूज़पेपर में आप देखेंगे, अपनी बुक्स में तो बातें नहीं लिखी जाती है, पर न्यूज़पेपर में आया कि इस साल के अवार्ड बांटे गए, तो आयोजन कहां होता है? जनरली तात्या टोपे में। काफी बार मैंने देखा है। चलो अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट, ऐशबाग, सबसे महत्वपूर्ण स्टेडियम। यदि अपन स्टेडियम को माने कि यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो ऐशबाग में का वेटेज एग्जाम में और भी ज्यादा है। ऐशबाग, इसकी एक विशेषता क्या कि यहां पर एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है। एस्ट्रोटर्फ, व्हाट? एस्ट्रोटर्फ, आर्टिफिशियल ग्रास, कृत्रिम घास। लिख लो, यह कृत्रिम घास का बना हुआ है। एक और लिखो, बॉबे अली स्टेडियम, बॉबे अली, ये कहां है? भोपाल। बॉबे अली भी कहां है? भोपाल में। अब आता है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, ठाकुर रणमत सिंह कहां है ये? रीवा। रणमत सिंह क्रिकेट स्टेडियम, ठाकुर रणमत सिंह क्रिकेट स्टेडियम है। गेम्स का इतना नहीं कि कौन, देखो ये जो रहता अपन इंटरनेशनल स्टेडियम पढ़ते हैं ना, उसमें काम आता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेडियम किस गेम से रिलेटेड है। एमपी में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, और ज्यादातर अपने स्टेडियम जो है मोस्टली सब क्रिकेट के हैं। काफी अपने प्रस्तावित भी है, अभी 3-4 स्टेडियम अपने नए बनने वाले हैं। उज्जैन में भी बना रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का, अपन वो भी पढ़ेंगे प्रस्तावित इसके बाद, है ना। तो रणमत सिंह में बस इतना ध्यान रखना, कहां पर है? रीवा में। अब चलते हैं नेक्स्ट, जबलपुर। हाँ, जबलपुर में कौन कौन से हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, ठीक है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल, ये नाम आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, है ना, पहले सीएम एमपी के। दूसरा लिखो, अशोक पटेल स्टेडियम, अशोक पटेल। थर्ड, रानीताल, ताल समझते ना, तालाब का शॉर्ट फॉर्म ताल, रानीताल स्टेडियम। तीनों का है जबलपुर। चलिए, अब इसी के अंदर सब हेडिंग डाल लो, प्रस्तावित। अब नए जो अपनी गवर्नमेंट बनाने की तैयारी कर रही है, मध्य प्रदेश के प्रस्तावित स्टेडियम, कुछ आपको जानकारी कहां कहां बनने वाले हैं, गवर्नमेंट ने कहां डिसाइड करा है। तो वो सबसे पहले तो लिखो उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन में इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा। प्रस्तावित में एक इंदौर में भी है, पहले अपन उज्जैन वाले की बात करते हैं, तो उसका नाम ही उज्जैन अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, उज्जैन इंटरनेशनल स्टेडियम। ये कहां पर होगा? उज्जैन में। तो इंटरनेशनल लेवल का होगा ये, क्यों, उसमें क्या नाम है। चलो नेक्स्ट लिखो, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी स्टेडियम, बरकतुल्ला, ये नाम तो बहुत फेमस है, आप जानते होंगे। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी कहां है? भोपाल में। तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी स्टेडियम, और सीधी बात है ये कहां होगा? भोपाल। फिर थर्ड है इंदौर
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंदौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तो आराम से याद हो जाएंगे, सबके शहरों के नाम साथ में ही है, तो ये क्या हो गया इंदौर में। नेक्स्ट अपन चलते हैं ग्वालियर इंटरनेशनल स्टेडियम या ग्वालियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्वालियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तो ग्वालियर में। ये चार जो है प्रस्तावित है, आराम से याद हो जाएंगे, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, कोई बड़ी चीज नहीं है, नहीं ऐसा तो कुछ लोकेशन का तो नहीं अभी इसी जानकारी आई, बट ये बनना है ना, ठीक है। चलो अब लिखो मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी, ज्यादा नहीं है पर जो महत्व है उनका काफी महत्व है। अच्छा बताओ अपने एमपी के कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी हैं, सब कोई से भी गेम के बताना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, नए पुराने सभी, अपन इसमें हॉकी के, क्रिकेट के और दूसरे कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे। तो चलिए अभी मुश्ताक अली की बात करिए तो यहीं से शुरू करते हैं। लिखो कैप्टन मुश्ताक अली, तो लिखो यह इंदौर से संबंधित है, थोड़ा जिले का ध्यान रखना, हाँ, क्योंकि पर्टिकुलर प्लेयर किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है और इनका अचीवमेंट क्या, कि ये नहीं एमपी के तो हैं लेकिन ये इंडिया की हिस्ट्री में जुड़े हुए हैं। इन्होंने क्या हुआ था, वो खिलाड़ी है जिन्होंने भारत के बाहर, है ना, सबसे पहले शतक लगाया था, ये ध्यान रखना। इससे पहले तक जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने क्या हुआ था, अपने घरेलू पिच पे शतक लगाते थे। ये पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने क्या है, इंडिया के बाहर जो है शतक लगाया था। तो लिख लो, इन्होंने 1936 में इंग्लैंड में, मैनचेस्टर इंग्लैंड में विदेशी धरती पर सबसे पहला शतक लगाया था 1936 में, तो इसलिए इनका काफी महत्व है। मैं इनके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, आपको बताया भी है। इंदौर लिखवाया मैंने, डिस्ट्रिक्ट जरूर आने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा लिखो संध्या अग्रवाल, नाम सुना होगा आपने संध्या अग्रवाल का, किस गेम से रिलेटेड है, क्या अचीवमेंट है इनके। तो संध्या अग्रवाल भी किसको बिलोंग करती है, इंदौर, लिख लो यह इंदौर के निवासी हैं। ये फीमेल क्रिकेट की कप्तान रह चुकी हैं। और देखो क्या था इनका एक बड़ा अचीवमेंट ये आता है कि महिला क्रिकेट में सबसे हाईएस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर था, संध्या अग्रवाल के। मिताली राज ने अभी अभी तोड़ा है, ज्यादा समय नहीं हुआ। तो महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास था, जिसे बाद में मिताली राज द्वारा भंग कर दिया गया। ये भी नोट कर लो, नोट करें, देखो महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का, सर्वाधिक मतलब सभी में, टेस्ट वनडे सब मिलाकर सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर था। फिर ये भी ध्यान रहा बाद में मिताली राज द्वारा इसे भंग कर दिया गया। फिर आते हैं नरेंद्र हिरवानी, नरेंद्र हिरवानी, हाँ क्या अचीवमेंट है नरेंद्र हिरवानी जी का। तो देखो वैसे तुमको एक चीज बता दो, नरेंद्र हिरवानी जी ऐसे खिलाड़ी थे जब ये सिलेक्ट हुए थे, शायद आई थिंक 90 के आसपास की बात है। तो यूं समझो कि आसपास के जो एरिया है नेहरू स्टेडियम के, ये वहां के लोग इनको पर्सनली पहचानते थे, यानी आम पब्लिक के बीच में बहुत ज्यादा घुले मिले खिलाड़ी थे ये अपने टाइम के। मैंने उनको थोड़ा पर्सनल बताया, ये बात ऐसा रहा कि जो नेहरू स्टेडियम के आसपास की कॉलोनीज है वहां का हर आदमी इनको पर्सनली जानता होगा। और फिर बाद में ये नेहरू स्टेडियम से ही प्रैक्टिस करते करते क्या हुआ, इंटरनेशनल प्लेयर बने, बॉलर बने, है ना। लिखो नरेंद्र हिरवानी ने 1989 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध, वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे। डेब्यू टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे, यानी एक ही टेस्ट में 16 विकेट लेना, और ये आज तक का गिनीज रिकॉर्ड है, अभी तक कोई इसकी बराबरी नहीं कर पाया। लिखो अपने पहले डेब्यू टेस्ट मैच में ही 16 विकेट लिए थे, जो कि आज तक विश्व रिकॉर्ड है, आज तक है, हाँ अभी तक किसी ने इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा है। अब नेक्स्ट आता है मंसूर अली खान पटौदी, मंसूर अली खान पटौदी, इनका भी निक नेम है नवाब पटौदी, लिख लो इन्हें नवाब पटौदी भी कहा जाता है। अपन ने भी मुश्ताक अली जी लिखे ना,
तो मुश्ताक अली जी में एक लाइन और ऐड कर लो, इन्हें कैप्टन भी कहा जाता है, कैप्टन उनका निक नेम, ठीक है ना। अब आ जाए वापिस मंसूर अली खान पटौदी पे। मंसूर अली खान क्या बोला जाता है? नवाब पटौदी। और किस इस जगह को बिलोंग करते हैं? भोपाल। आपको बताया मैंने, अपन ने पढ़ा है भोपाल के राजवंशों में, है ना। भोपाल की में अपन ने पढ़ी थी बेगम साजिदा सुल्ताना के पुत्र, भोपाल की नवाब बेगम साजिदा सुल्ताना, उनके लड़के ये हैं, हमीदुल्लाह खान के बेटे, बिल्कुल राइट। और ये कैप्टन भी रह चुके हैं, लाइन लिख लो, ये है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं और सबसे अच्छे क्रिकेटर्स में, कप्तानों में गिना जाता है इन्हें अपने टाइम के, ये अभी तक के, ये भी मैंने आपको बताया था पहले। अब जाओ सीके नायडू, है ना। देखिए ध्यान रखना, सीके नायडू बाय बर्थ एमपी को बिलोंग नहीं करते थे। क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छे किंग, जिनके बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं, इंदौर के महाराजा यशवंतराव होलकर, उन्होंने इनको इनवाइट किया था कि आप यहाँ आए और क्रिकेट का डेवलपमेंट करें। तो वैसे तो लिख लो, ये इंदौर में ही रहते थे, ज्यादा दूर नहीं, सीके नायडू लिखो, ये महाराजा यशवंतराव होलकर के बुलावे पर इंदौर आए थे। हाँ, महाराजा यशवंतराव होलकर 2, अपन इनके महाराजा यशवंतराव होलकर के बारे में मैं आपको पहले भी बहुत फैक्ट बता चुका हूं, बहुत क्रिएटिव किंग थे ये इंदौर के लोगों के लिए, तो है ना। पहले भी बात कर चुके अपन ने, जब होलकर डायनेस्टी पढ़ी थी उसमें बताया था लास्ट में। और देखो इन्होंने ही, जब ये आए थे 1941 की जब बात है, तो इन्होंने ही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी। लिख लो, देखो 1941 में इन्होंने होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। और यही होलकर क्रिकेट एसोसिएशन काय में कन्वर्ट हो गई? मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में। लिख लो, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन ही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में परिवर्तित कर दी गई, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में परिवर्तित कर दी गई। और इसका एक बहुत बड़ा काम है, एमपीसीए, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन करती क्या है? एमपी से रणजी ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों का चयन। तो आप सोच समझ सकते हैं कितनी बड़ी संस्था है कि नहीं। लिखो, एमपीसीए ही रणजी ट्रॉफी के लिए मध्य प्रदेश से खिलाड़ियों का चयन करती है। तो आप समझ गए होंगे कितना कंट्रीब्यूशन दिया है सीके नायडू जी ने मध्य प्रदेश में क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए, कि होलकर क्रिकेट एसोसिएशन बनाई गई, फिर वो एमपीसीए बनी, रणजी ट्रॉफी के लिए लोगों को तैयार करती है ना। चलिए अब आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब आ जाओ हॉकी के, लिख लो, पहला मिस्टर ध्यानचंद, इनके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाँ लिखो, इन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता है। हाँ, मेजर ध्यानचंद, इन्हें मेजर भी कहा जाता है, हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। 29 अगस्त को इनका बर्थडे होता है, जो कि क्या मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे। आपको बताया है मैंने पहले भी। एक लिख लो, इन्होंने अपने जीवन में 1000 से अधिक गोल किए थे। फिर लिखो रूप सिंह। अभी देखिए अपन ने जो है बात करें कि ध्यानचंद जी के बारे में नहीं लिखा कि ये मध्य प्रदेश के किस जिले को बिलोंग करते थे। वैसे देखो इनका बर्थ जो है वो प्रयागराज, इलाहाबाद, वहां पर हुआ था, यूपी में। बाय बर्थ ये वहां के थे, बट इनका कनेक्शन एमपी में काय से रहा, जबलपुर, ग्वालियर, महू, जैसा भी आपको मैंने लिखवाया, क्या कहलाता है ग्वालियर? हॉकी का गढ़। और ये हॉकी के काफी बड़े खिलाड़ी थे, तो फिर ये एमपी में काफी लंबे समय जुड़े रहे। लिख लो, महू, ग्वालियर, काफी जुड़ाव रहा। अब देखिए खिलाड़ी है इंटरनेशनल, ये किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी के नहीं होते हैं, है कि नहीं। पर बाय बर्थ ये कहाँ के हैं? प्रयागराज, यूपी, जन्म वहां हुआ था, पर एमपी से काफी जुड़े रहे। ग्वालियर लिख ले, कोई गलत नहीं है। थोड़ा इसका जवाब देना आसान बात नहीं है। महू में भी रहे, ग्वालियर में भी रहे, जबलपुर में भी रहे। अब आओ रूप सिंह, इनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ज्यादा क्लियर कट मिलेगी। हाँ, रूप सिंह जी कौन थे? सबसे छोटे भाई। भाई लिख ले, बहुत है। हाँ, पर देखो बाय बर्थ ये एमपी को बिलोंग करते। कौन? रूप सिंह जी। लिख लो, इनका जन्म जबलपुर में हुआ था। अभी अपन ने बात करी है ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम की,
देखा आपने कभी इनका फोटो? देखना। चलो आगे नेक्स्ट लिखो शंकर लक्ष्मण। शंकर लक्ष्मण, इनका उपनाम भी मैंने आपको बताया था, उपनाम सोब्रेक्यू, गोली। इनका उपनाम गोली था, वही बुलेट बंदूक की गोली वाला, मैंने आपको ऐसा ही बोलते हुए बताया है, गोली, है ना। लिखो ये जो है ऐसे एकमात्र खिलाड़ी हैं जो गोलकीपर से बढ़ते बढ़ते कहां तक गए, कैप्टन बनने तक। लिखो यह भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे तथा कप्तान भी रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिख लो असलम शेर खान। इनके बारे में 2-3 बातें काफी जरूरी है। देखो असलम शेर खान हॉकी के जो है पुराने खिलाड़ी हैं। इनकी बुक का नाम है टू हेल विथ हॉकी, ये जरूर याद रखना। और ये बैतूल से सांसद भी रहे थे। लिखो असलम शेर खान जी बैतूल से सांसद रहे थे, बैतूल से सांसद भी रहे हैं। हाँ भोपाल, लिखो यह भोपाल जिले से संबंधित हैं। बैतूल से सांसद हो गया, भोपाल जिले से संबंधित हैं, भोपाल। फिर इसके बाद लिखो इनकी पुस्तक का नाम है टू हेल विथ हॉकी, टू हेल विथ हॉकी। नेक्स्ट मधु यादव, यादव, इनका उपनाम बहुत सुंदर है, गोल्डन गर्ल ऑफ हॉकी। लिखो इन्हें गोल्डन गर्ल ऑफ हॉकी कहा जाता है। तो सोच सकते हैं कितना अच्छा नाम दिया है। और ये क्या है, हॉकी टीम की कप्तान भी रही है, फीमेल हॉकी। अब देखो लास्ट नाम लिख लो लतीफ अनवर, हॉकी में लास्ट है लतीफ अनवर। एमपी में, इंडिया में भी रहे, नेशनल लेवल की क्रिकेट हॉकी टीम में, और बाद में पाकिस्तान के भी रहे। ये सब हॉकी के खिलाड़ी हैं। हाँ गलती से बोलने में आ गया होगा, यानी इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों की हॉकी के लिए हॉकी खेल ली है। पाकिस्तान में तो ये क्या रहे हैं, कैप्टन। चलो अब 1-2 खिलाड़ी और अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखो राजकुमारी राठौर, हॉकी के इतने ही खिलाड़ी हैं। हाँ राजकुमारी राठौर। अब लिखो यह राइफल शूटिंग से संबंधित है। अब यहां पर देखो मोस्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि ये किस गेम से संबंधित है। राजकुमारी राठौर जी फेमस है ये माना, पर बड़े बड़े लोगों जितना नहीं, कैप्टन रूप सिंह वगैरह जैसों से अपन तुलना करें तो इनके केस में क्वेश्चन क्या बनेगा, इनकी फील्ड, कि राजकुमारी राठौर किस गेम से रिलेटेड है। यदि ध्यानचंद जी का क्वेश्चन आएगा, या कैप्टन, या कैप्टन मुश्ताक अली का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें फिर काफी बातें आ जाएगी कि किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे, ऐसा कुछ। पर यदि इनका बात करें अपन तो इनके क्वेश्चन क्या बनना है कि किस फील्ड को बिलोंग करते थे। तो लिख लिया राजकुमारी राठौर, और लिख लो राइफल शूटिंग, और लिखो यह अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी हैं, इनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। अब नेक्स्ट खिलाड़ी लिखे जाल गोदरेज। जाल गोदरेज नाम सुना होगा आपने, जाल गोदरेज, है ना। लिखो इन्हें टेबल टेनिस में या टेबल टेनिस के क्षेत्र में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता था। बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस, जाल गोदरेज काय के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता था टेबल टेनिस में। अब नेक्स्ट लिखो पप्पू यादव। लिखो यह कुश्ती से संबंधित थे, कुश्ती रेसलिंग, चाहो तो लिख लो इंदौर से संबंधित हैं, और इन्होंने 2 बार ओलंपिक में भाग लिया है, 2 बार ओलंपिक तक पहुंचे हैं। और ध्यान ना, ये वो लोग हैं जो बहुत नीचे से उठे हैं, गरीब घर से, और अपनी मेहनत के बल पे वहां तक पहुंचे हैं। कौन, पप्पू यादव जैसे लोग, कि बिल्कुल जीरो संसाधन, लेकिन अपना विल पावर, अपनी मेहनत इतनी थी कि एक छोटी सी गलियों में घूमने वाला व्यक्ति कहां तक पहुंचा है, 2 बार ओलंपिक में। हाँ ये वही लोग हैं। इनको तो अपन पर्सनली जानता हूं मैं, इनको तो कभी मिला तो अपन चलेंगे, मिलेंगे इनसे। चलो फिर आते हैं बजरंगी प्रसाद। बजरंगी प्रसाद ये कैसे हैं, स्विमिंग और 6 बार के नेशनल चैंपियन। लिखो यह तैराकी स्विमिंग में 6 बार नेशनल चैंपियन रहे हैं।
अब एक और लिख लो, रामचंद्र। थोड़ी संभावना कम है बट काफी, मैं लिखवा ही देता हूं, लास्ट है तो एक लिख ही लो छोटा सा। रामचंद्र ये भी कुश्ती से संबंधित है और हिंद केसरी रहे हैं। हिंद केसरी, रेसलिंग में नेशनल लेवल के, हिंद केसरी आप समझते ही हैं, पूरे नेशनल लेवल पर चैंपियन रहे हैं ये। तो खिलाड़ियों में तो इतना ही है, कुछ एक और बचेगा तो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, चलिए ठीक है ना।